Hello friends, my name is Dr. G.P. Daima and today I will teach you reproduction of algae. आपको पहले भी मैं पूर्व क्लास में बता चुका हूँ कि एल्गी में 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, asexual reproduction और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको मैंने पूर्व क्लास में ये बताया था कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एल्गी के काइट भाग के द्वारा, वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा होता है। तो सबसे पहले इसमें कई प्रकार से होता है। तो सबसे पहले इसमें है आपके फ्रैगमेंटेशन, हिंदी में हम इसको बोलते हैं विखंडन, खंडन के द्वारा। इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वो फिलामेंटस एल्गी में पाया जाता है और इसमें जो फिलामेंट होता है किन्हीं कारणों से छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और इसका जो प्रत्येक खंड होता है वो पुनः विभाजित होकर और नए थैलस का, नए सुकाय का निर्माण कर लेता है। जैसे क्लिडोफोरा है, यूलोथ्रिक्स है, ओडोगोनियम इत्यादि। और कई ऐसी कॉलोनी होती, ब्लू ग्रीन कॉलोनी, जैसे नोस्टोक है, एफेनोकैप्सा है। ये कॉलोनी भी कई बार जो है इनका जो है विखंडन हो जाता है। किन्हीं कारणों से ये जो कॉलोनी है छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है और प्रत्येक टुकड़ा जो विभाजित होकर नई कॉलोनी का निर्माण कर लेता है। शैवालों में सुकाय का खंडन अनेक कारणों से होता है। जैसे कई बार तालाब में, नदियों में, जलप्रपात में पानी तेज धारा के साथ, तेज स्पीड के साथ आता है और उससे जो फिलामेंटस एल्गी होती है वो छोटे छोटे खंडों में, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। कई बार हम देखते हैं कि जो जंतु होते हैं, जलीय जंतु होते हैं, वो भी फिलामेंटस एल्गी का भोजन के रूप में भक्षण करते हैं। जैसे फिशेज है, टर्टल्स है, तो जो फिलामेंटस एल्गी होती है उनका ये भक्षण करते हैं, वो खाते हैं। तो जब खाते हैं तो वो फिलामेंटस जो एल्गी होती है वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। इसी प्रकार से आसन्न कोशिकाओं के स्फीत दाब में अंतर के फलस्वरूप भी या जनन कोशिकाओं के द्वारा जनन पिंड के निर्माण के पश्चात नष्ट हो जाने से या और कोई मैकेनिकल ऐसा कोई कारण हो सकता है, मैकेनिकल कोई एक्सीडेंट हो सकता है जिसके कारण से जो फिलामेंटस एल्गी होती है वो छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाती है और उसका प्रत्येक खंड जो होता है वो नए थैलस का, नए सुकाय का निर्माण करने में सक्षम होता है। अब हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन के द्वारा। इस विधि द्वारा एक कोशिकी शैवाल विभाजनों द्वारा उत्तरी कोशिकाओं का निर्माण करती है। प्रत्येक कोशिका जो है वृद्धि के उपरांत स्वतंत्र पादप की तरह व्यवहार करने लग जाती है। जैसे आपके हैं यूग्लिना है, डेस्मिड्स है, डायटम्स है। तो ये जो है आपके सामान्य जो कोशिका विभाजन होते हैं उनके द्वारा इनके अंदर होता है। नेक्स्ट जो कायिक प्रजनन है वो है बाय हार्मोगोन्स। हार्मोगोन्स का जो निर्माण है वो ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है। एडवर्स कंडीशन में, प्रतिकूल परिस्थितियों में तंतु या ट्राइकोम जो होते हैं वो छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं और इन छोटे छोटे खंडों को हम हार्मोगोन्स कहते हैं। इनका निर्माण सेपरेशन डिस्क के निर्माण के द्वारा या अंतर्वेशी कोशिकाओं के मृत होने से होता है। हार्मोगोन्स वृद्धि करके नए थैलस का निर्माण कर लेते हैं और ये जो है आपके ऑसिलेटोरिया है, नोस्टोक है, एनामिना, ये तीनों ही जो मेंबर हैं ये साइनोफाइसी के हैं, तीनों ही फिलामेंटस एल्गी है और तीनों ही एल्गी में जो है
इस प्रकार से सेपरेशन डिस्क, जैसे ओसिलेटोरिया है तो ओसिलेटोरिया के जो फिलामेंट्स होते हैं उन फिलामेंट्स में जगह जगह पर जो है सेपरेशन डिस्क का निर्माण हो जाता है, और उस सेपरेशन डिस्क जो है जिसको हम डेड सेल्स भी कहते हैं, वहाँ से वो फिलामेंट जो है छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है, जिनको हम हार्मोगोन्स कहते हैं, और वो मदर प्लांट से, मदर जो थैलस होता है उससे अलग होने के बाद में नए थैलस का, नए फिलामेंट का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। चौथा है इसमें बाइप्रोटोनीमा। इस प्रकार की तंतुवत संरचनाएं कारा में विकसित होती है। आपने कारा का नाम पढ़ा होगा, जिसको हम स्टोन वर्ड भी कहते हैं। तो इस प्रकार की ये जो प्रोटोनीमा है ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, और युग्मनज से विकसित होने वाली प्रोटोनीमा प्राइमरी प्रोटोनीमा कहलाती है। पादप के कायिक भागों से विकसित होने वाली प्रोटोनीमा सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहलाती है। इनकी पर्वसंधियों से कारा विकसित होते हैं। तो ये है आपके प्रोटोनीमा, यानी जो प्राइमरी प्रोटोनीमा है वो और जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा है, दोनों का हमने जिक्र किया है। तो इस प्रकार से जो है इससे नए थैलस का निर्माण होता है। बायोट्यूबर्स, जो कारा होती हैं, उस कारा की जो आधारीय पर्वसंधियाँ होती है या जो मूलाभास की जो कोशिकाएं होती है वो गोल स्टार्च युक्त कोशिकाओं का या संरचनाओं का निर्माण करते हैं, जिसे हम ट्यूबर बोलते हैं। और ये जो ट्यूबर होते हैं अनुकूल परिस्थितियों में मात्र पादप से सेपरेट हो जाते हैं और अंकुरण करके नए पादप का निर्माण करते हैं। अब ये ट्यूबर, इसको हम इसलिए बोलते हैं कि इनकी संरचना जो है आलू से मिलती जुलती होती है। जिस प्रकार से आलू के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, कायिक प्रजनन होता है, ठीक इसी प्रकार से आपकी जो कारा है इसकी जो लोअर मोस्ट पर्वसंधियाँ होती है वहाँ पर भी इस प्रकार की गोल संरचनाएं बन जाती है, जिनमें प्रचुर मात्रा में स्टार्च संचित होता है। और ये जो गोलाकार संरचनाएं होती है ये मदर प्लांट से डिटेच होने के बाद में नए पादप का निर्माण करने में सक्षम होती है। अब हम डिस्कस करेंगे एमाइलम स्टार। ठीक जिस प्रकार से कारा के अंदर कारा की लोअर मोस्ट जो पर्वसंधियाँ होती हैं वहाँ जैसे ट्यूबर्स बनते हैं, ठीक इसी प्रकार से कारा पादप की आधारीय पर्वसंधियों की कोशिकाएं विभाजन द्वारा जो है वो तारे सदृश संरचना का निर्माण करती है, जिसमें एमाइलम स्टार्च पाया जाता है। और ये जो एमाइलम स्टार्च होते हैं ये भी कारा के जो मेन प्लांट होता है, जो मदर प्लांट होता है, उससे डिटेच होने के बाद में जर्मिनेट होकर नए पादप का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब जो है, जैसे ट्यूबर है, आपके एमाइलम स्टार है, ये कारा की वेजिटेटिव संरचनाएं हैं जो मदर प्लांट से अलग होने के बाद नए पादप का निर्माण करने में सक्षम होती है। ठीक इसी प्रकार से है बुलबिल्स। बुलबिल्स यानी पत्र कलिका, कारा के मूलाभासों पर, राइजोइड्स पर कलिका सदृश संरचनाएं उत्पन्न होती है, जिन्हें पत्र कलिका कहते हैं, बुलबिल्स कहते हैं। और प्रत्येक पत्र कलिका मात्र पादप से अलग होकर के नव पादप का निर्माण करने में सक्षम होती है। तो ये जो अभी आपने लास्ट के 3 देखे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय ट्यूबर, बाय एमाइलम स्टार और बाय बुलबिल्स, ये जो तीनों ही संरचनाएं हैं ये कारा में पाई जाती है। और कारा प्लांट की जो सबसे नीचे वाली जो पर्वसंधियाँ होती है उन पर्वसंधियों के ऊपर जो है इनका निर्माण होता है, और इनकी संरचना के आधार पर इनके अलग अलग नाम हैं। और तीनों का फंक्शन एक ही है कि तीनों जो है वो मदर प्लांट से डिटेच होने के बाद में नए पादप का निर्माण करने में सक्षम होती है। अब मैं आपको बताऊंगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के जूस्पोर्स के द्वारा होता है, जिनका निर्माण स्पोरेंजिया में होता है, यानी बीजाणुओं का निर्माण बीजाणुधानी में होता है। प्रत्येक बीजाणुधानी में जो स्पोर्स की संख्या होती है वो 1 या 1 से ज़्यादा होती है। अब बीजाणु जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड भी होते हैं, और शैवालों में निम्न प्रकार के जो बीजाणु होते हैं इनके द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर के द्वारा किस प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब देखिए, चल बीजाणु जो होते हैं
इनकी आकारिकी कैसी होती है, किस प्रकार से ये बनते हैं। चल बीजाणु, जैसे कि इनका नाम है चल बीजाणु, यानी जो स्पोर्स होते हैं, इस प्रकार के जो स्पोर्स होते हैं वो चलायमान होते हैं, मोटाइल होते हैं और फ्लैजिलेटेड होते हैं और नेकेड होते हैं। नेकेड का मतलब ये है कि इनके चारों ओर जो है वो कोशिका भित्ति नहीं होती है और ये एक कोशिकीय संरचनाएं होती है। थैलस की कायिक कोशिकाओं में प्रोटोप्लास्ट के विखंडन से इनका निर्माण होता है। ये द्विकशाभिकी यानी एक्टोकार्पस और क्लिडोफोरा में बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं और चतुष्कशाभिकी इट मीन्स जूस्पोर हैविंग 4 फ्लैजिला, ये है आपके यूलोथ्रिक्स में और ड्रेपेंडाइडियोप्सिस में। बाउचेरिया में बहुकेंद्र की बहुकशाभिकी संयुक्त जो है सिंजूस्पोर बनते हैं। तो मित्रों अभी आपने यहाँ पे 3 प्रकार के जूस्पोर्स देखे होंगे। जूस्पोर्स हैविंग 2 फ्लैजिला, जूस्पोर हैविंग 4 फ्लैजिला and zoospore having many flagella. It means zoospore biflagellated, zoospore tetraflagellated and zoospore multiflagellated. तो जो मल्टीफ्लैजिलेटेड जूस्पोरा है आपके, ये बाउचेरिया में पाए जाते हैं और इनका निर्माण जूस्पोरेंजिया में होता है और जूस्पोरेंजिया से अलग होने के बाद में जो है, और एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि चल बीजाणुओं का जो निर्माण होता है वो हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में होता है। अनुकूल परिस्थितियों का मतलब ये है कि पादप के लिए और एल्गे के लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ होती है, इसका मतलब ये है कि पानी की प्रचुरता हो, भोजन की प्रचुरता हो, ये सब जो है, और टेम्परेचर भी ऑप्टिमम हो। तो ये जो परिस्थितियाँ होती है ये ऑप्टिमम परिस्थितियाँ कहलाती है। तो एल्गी के लिए जो ऑप्टिमम परिस्थितियाँ हैं वो ये है, क्योंकि बरसात का जो सीज़न होता है, तालाबों में, नदियों में, पोखरों में, बावड़ियों में, कुओं में, सब जगह पानी प्रचुर मात्रा में होता है और ये जो कंडीशन होती है, और चूँकि बरसात में जो है पानी में पोषक तत्व भी ज़्यादा होते हैं, ऐसी कंडीशन में जो है वो जो एल्गी होती है वो बाई जूस्पोर के द्वारा इसमें रिप्रोड्यूस करती है और बीजाणुधानियों से इनकी विमुक्ति प्रातःकाल होती है। बीजाणुधानी से बीजाणु की विमुक्ति छिद्र द्वारा या भित्ति का जो जिलेटिनाइजेशन है उसके द्वारा होती है। बीजाणुधानी से मुक्त होने के पश्चात ये जो जूस्पोर्स होते हैं ये पानी में कुछ समय तक तैरते रहते हैं और इनकी कशाभिकाएँ जो होती हैं वो विलुप्त हो जाती हैं और विलुप्त होने के बाद में ये किसी आधार पे स्थिर हो जाते हैं और नए थैलस का निर्माण करते हैं। तो मित्रों आपने ये पढ़ा है कि ये जो रिप्रोडक्शन जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये है बाई जूस्पोर। अब है इसमें अचल बीजाणु के द्वारा। अचल बीजाणु, जैसा कि इनका नाम अचल बीजाणु, इट मीन्स दिस टाइप ऑफ स्पोर्स आर नॉन मोटाइल एंड हैविंग नो फ्लैजिला। ये अकशाभिकी होते हैं, अचल होते हैं और स्थलीय शैवालों में या जलीय शैवालों में शुष्क परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। इसका मतलब शुष्क परिस्थितियों का मतलब ये है कि ये जो परिस्थितियाँ हैं वो एल्गी के लिए अनुकूल नहीं है। प्रत्येक अचल बीजाणु अंकुरित होकर के नए थैलस का निर्माण करता है। ये वास्तव में अरिस्टेड बीजाणु होते हैं, रुद्ध बीजाणु होते हैं जिनमें कशाभिकाओं का निर्माण नहीं होता है। बीजाणुधानी में संभवतया एक परंतु कई बार जो है एक से अधिक जो है आपके अपलेनो स्पोर्स का निर्माण होता है और इनका जो अंकुरण है वो बीजाणुधानी से विमुक्त होने के पश्चात या पहले ही जो है इन सिटू हो जाता है। जैसे आपके यूलोथ्रिक्स है, आपके बाउचेरिया है और आपके प्रोटोसाइफोन है। तो मित्रों आपने अभी 2 प्रकार से पढ़ा इसमें, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई जूस्पोर है और दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई अपलेनोस्पोर। दोनों में क्या फ़र्क है मैंने आपको बताया कि जूस्पोर में जो रिप्रोडक्शन होता है वो अनुकूल परिस्थितियों में होता है और जो अपलेनोस्पोर है ये हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं। जूस्पोर मोटाइल होते हैं और अपलेनोस्पोर जो है नॉन मोटाइल होते हैं और दोनों ही जो है अंकुरित होने के बाद में नए थैलस का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। तीसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बाई हिप्नोस्पोर। ये अब हिप्नो का मतलब सुप्त बीजाणु, यानी ये जो बीजाणु है अत्यधिक मोटी भित्ति युक्त होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं और जिनका निर्माण भी जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जो है ये डोरमेंट अवस्था में पड़े रहते हैं, सुप्त अवस्था में रहते हैं और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है यानी बरसात का सीजन आता है और टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है और भोजन की प्रचुर मात्रा होती है, तो इस प्रकार के जो स्पोर्स होते हैं वो अंकुरण के द्वारा सीधे ही या
चल बीजाणु के निर्माण के द्वारा नव पादपों में विकसित हो जाते हैं। एग्जाम्पल है बाउचेरिया है, पेडिस्ट्रम है और क्लेमाइडोमोनास है। तो मित्रों अभी आपको मैंने बताया था जैसे बाउचेरिया है, तो बाउचेरिया अनुकूल परिस्थितियों में सिंजूस्पोर के द्वारा और प्रतिकूल परिस्थितियों का मतलब ये है कि जब बरसात का सीजन समाप्त हो जाता है, तालाब का पानी धीरे धीरे सूखने लग जाता है, तालाब के अंदर पानी की कमी आ जाती है, उस वक्त जो बाउचेरिया होता है वो अप्लेनोस्पोर के द्वारा जो है वो इसमें हिप्नोस्पोर के द्वारा जो है आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट है एकाइनेट के द्वारा। क्लोरोफाइसी के अनेक शिवालों में कायिक कोशिकाएं मोटी भित्ति स्रावित कर गोल या दीर्घ वृत्ताकार एकाइनेट में परिवर्तित हो जाती हैं। कभी कभी इनका निर्माण चेन में भी होता है। प्रत्येक एकाइनेट जो है वो नई पादप का, नई एल्गी का, नए थैलस का निर्माण करने में सक्षम होता है, जैसे आपके उडोगोनियम है, बाउचेरिया है और यूलोथ्रिक्स। नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय पामेला स्टेज। जब जलाशयों का जल सूखने लग जाता है उस समय जनन कोशिका का जीव द्रव्य विभाजित होता है और डॉटर सेल्स बनाता है। संतति कोशिकाएं एक दूसरे से पृथक नहीं होती हैं और मात्र कोशिका के जिलेटिनाइजेशन से बनी जो श्लेष्मा होती है उसी में वो एनक्लोज रहती है, परिबद्ध रहती है। इस प्रकार एक कॉलोनी जैसी संरचना बन जाती है। कई बार पुत्री कोशिकाएं जो होती है पुनः बार बार विभाजित होकर पौत्री कोशिकाएं बनाती रहती हैं। अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये कोशिकाएं जो है चल या अचल बीजाणुओं का निर्माण करती है और इस प्रकार से जो है इन बीजाणुओं के द्वारा नए पादप का, नए थैलस का, नई पीढ़ी का इसमें निर्माण होता है, जैसे आपके हैं क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। अब देखिए इसका नाम पामेला स्टेज क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो अवस्था है, ये इसकी जो संरचना है वो पामेला नाम की एल्गी से मिलती जुलती है, इसलिए क्लेमाइडोमोनास की ये जो अवस्था है वो आपके पामेला अवस्था कहलाती है। अब हम डिस्कस करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय डॉटर कॉलोनी। वोल्वोकेल्स तथा क्लोरोकोकेल्स में अलैंगिक जो जनन होता है वो डॉटर कॉलोनी के द्वारा होता है। जनन कोशिका जिसे हम गॉनिडियम कहते हैं विभाजनों के द्वारा एक डॉटर कॉलोनी का निर्माण करती है और इस प्रकार से जो पुत्री कॉलोनी बनती है वो मातृ कॉलोनी से बिल्कुल डिटेच हो जाती है और स्वतंत्र जीवन यापन करने लग जाती है, जैसे आपके वॉल्वॉक्स है और हाइड्रोडिप्टियन है। तो मित्रों आपने जब आप वॉल्वॉक्स की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो आपको वहाँ ये इस चीज़ का अध्ययन कराया जाएगा कि वॉल्वॉक्स में जो है किस प्रकार से आपकी जो है डॉटर कॉलोनी बनती है और इसमें जो जनन कोशिका होती है जिसको हम गॉनिडियम कहते हैं वो कोशिका आकार में बढ़ जाती है। कई बार उसमें विभाजन होता है और बार बार विभाजित होकर वो नई कॉलोनी का, नई डॉटर कॉलोनी का, ग्रांड डॉटर कॉलोनी का निर्माण करती हैं और वो डॉटर कॉलोनी और जो ग्रांड डॉटर कॉलोनी होती है वो पेरेंट कॉलोनी के डीजेनरेट हो जाने से उस बॉडी से मुक्त हो जाती है, पानी में फ्री हो जाती है और विकसित होकर के अपना विकास करके नए थैलस का या नई सुकाय का निर्माण कर लेती है। इसी प्रकार से है ऑटोस्पोर। ये बीजाणु अचल बीजाणु के समान होते हैं। इनकी आकृति और संरचना मात्र कोशिका के समान होता है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं ऑटोस्पोर, परंतु ये आकार में छोटे होते हैं, जैसे क्लोरेला है, सेनेडेस्मस है इत्यादि। तो मित्रों ये है आपके ऑटोस्पोर। अब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कार्पोस्पोर। रोडोफाइसी के कुछ सदस्य में जाइगोट के विभाजनों से इनका निर्माण होता है और ये जो कार्पोस्पोर होते हैं ये अचल होते हैं तथा अंकुरण के द्वारा द्वितीय थैलस का निर्माण करते हैं, जैसे कि पॉलीसाइफोनिया। तो मित्रों आप जब पहले पॉलीसाइफोनिया का अध्ययन करेंगे तो वहाँ उसके जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं पाई जाती है और उस अवस्थाओं से एक अवस्था जो है वो कार्पोस्पोरोफाइट की होती है, जिसे हम सिस्टोकार्प भी कहते हैं और जो सिस्टोकार्प होती है वो कार्पोस्पोर का निर्माण करती है। नेक्स्ट आपके हैं अंतः बीजाणु द्वारा। बेसिलेरियोफाइसी और साइनोफाइसी वर्ग के सदस्यों की कोशिकाओं में अंतःस्पोर बनते हैं, जैसे आपके डर्मोकार्पा है, प्लूरोकैप्सा इत्यादि। एक्सोस्पोर कीमोसाइफोन नाम की ब्लू ग्रीन एल्गी में तंतु के शीर्ष भाग कर कोशिका भित्ति फट जाती है। इसका कोशिका द्रव्य विभाजनों के द्वारा गोल और अचल बीजाणु का निर्माण करता है, जिसको हम जो है वही बीजाणु एक्सोस्पोर कहते हैं। मोनोस्पोर इन
बीजाणु का निर्माण बीजाणुधानी में एकल होता है, इसलिए इनका नाम है मोनोस्पोर। और सामान्यतः जो है ये रोडोफाइसी के सदस्यों में बनते हैं, जैसे कि आपके पोरफायरा है, आपके पोरफायरिडियम है और बैंगिया है इत्यादि। ओटोस्पोर, ओटोस्पोर में एंडोस्पोर ओडोगोनिया में पुंज बीजाणु का निर्माण पुंज बीजाणुधानी में होता है। ये बीजाणु जो है ये बहुकशाभिकी होते हैं और जो अंकुरित होकर बौने नर मेल ड्रॉप का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से है टेट्रास्पोर, रोडोफाइसी का अभी जो मैंने आपको प्लांट का नाम बताया पॉलीसाइफोनिया, उसमें जो है द्विगुणित सदस्यों से मियोसिस होता है और मियोसिस होकर इनका निर्माण होता है। और प्रत्येक बीजाणुधानी जिसको हम टेट्रास्पोरेंजिया बोलते हैं, इसमें 4 स्पोर होते हैं, इसलिए इनका नाम है टेट्रास्पोर। और ये जो है अंकुरित होकर हैप्लॉइड प्लांट का एगोनिक पादप का निर्माण करते हैं, उदाहरण के लिए पॉलीसाइफोनिया। हार्मोस्पोर्स साइनोफाइसी के वर्ग के कुछ फिलामेंटस एल्गी में तंतु के दूरसिरे पर स्थित जो हार्मोगोनिया है में विशिष्ट मोटी भित्ति कोशिका का निर्माण होता है, जिन्हें हार्मोस्पोर या हार्मोसिस्ट कहते हैं। और प्रत्येक हार्मो बीजाणु जो है वो अंकुरण के द्वारा नए पादप का निर्माण करने में सक्षम होता है। तो मित्रों, ये जो अभी मैंने आपको बताए हैं ये है एल्गी में पाए जाने वाले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगली क्लास में आपको मैं एल्गी में पाए जाने वाले जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बारे में जानकारी दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।